एग्जाम्पल के लिए मुझे देखना है ट्राई हैक मी का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं tryhackme.com पर दिखा देगा। DNSNM जो है ये एक टूल है, ठीक है, जो कि DNS रिकॉर्ड हमको फाइंड करने में हेल्प करता है। एंड यही टूल के वजह से हम लोग यहाँ पे वो अटैक परफॉर्म कर पाते हैं, जिसको हम कहते हैं जोन ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने सारे रिकॉर्ड लाना स्टार्ट कर दिया। अभी जब हम अलग अलग वेबसाइट पे चेक कर रहे थे वो हमको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि पुराना वर्जन है वो भी लेके आते हैं एंड ट्राई करते हैं जोन ट्रांसफ़र अगर हुआ तो यहाँ पर देखो अगर जोन ट्रांसफ़र हो जाता ना तो उसके सारे रिकॉर्ड SRV, PTR, Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. हेलो साइबर वॉरियर, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे। वंस अगेन वेलकम टू द न्यू वर्जन हैकर चैनल। सो वॉरियर्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था DNS के बारे में, DNS कैसे काम करता है, क्या क्या स्टेप होते हैं DNS के। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी नहीं है तो जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है DNS रिकॉर्ड के बारे में। अब DNS रिकॉर्ड क्या होते हैं, क्यों होते हैं एंड क्या यूज़ है DNS रिकॉर्ड का, एंड हमें कब मिलते हैं DNS रिकॉर्ड, हम यहाँ पे चल के देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं DNS रिकॉर्ड के बारे में। तो DNS रिकॉर्ड एक्चुअल में क्या होता है एंड हमें कब मिलता है DNS रिकॉर्ड। सो यहाँ पर हम चलते हैं ब्लैंक बोर्ड पे एंड वहाँ पर हम समझेंगे कि DNS एक्चुअल में क्या होता है एंड कैसे काम करता है, हमें DNS कब मिलता है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ब्लैंक स्क्रीन पे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही है कि हमको DNS रिकॉर्ड कब मिलता है एंड DNS रिकॉर्ड एक्चुअल में होता क्या है, वो भी यहीं पे आपको समझ जाएगा। सो देखो, अब मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, खुद से मैंने एक वेबसाइट बनाया या फिर किसी से बनवाया, ठीक है। अब मैंने इसको अपने पर्सनल PC पे रख दिया, ठीक है। उसके जो सोर्स कोड थे, उसकी जो कोडिंग थी, वो सारी मैंने अपने PC पे रख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट को कोई भी एक्सेस करे, लेकिन जब मेरे PC पे वेबसाइट पड़ी हुई है, क्या इसको कोई एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए हमको? पब्लिक IP एड्रेस, है ना। तो पब्लिक IP एड्रेस हमारे PC के पास तो होता नहीं है, वो होता है हमारे राउटर के पास, ठीक है। तो जब तक हमारे PC पे वो वेबसाइट पड़ी हुई है तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक सर्वर ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्वर जहाँ पे मैं अपना वेबसाइट रखूँगा एंड जब मैं वो वेब सर्वर ख़रीदूँगा तो उसके साथ मुझे एक IP एड्रेस मिलेगा जो कि पब्लिक IP एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है, अब मुझे पब्लिक IP एड्रेस मिल चुका है उस वेबसाइट का। अब उस वेबसाइट का IP एड्रेस मिला है मुझे, ठीक है, सिर्फ IP एड्रेस मिला है। मैंने PC से उठा के सिर्फ उसको सर्वर के अंदर रख दिया, ठीक है। IP एड्रेस मिला है, अभी भी IP एड्रेस मेरे वेबसाइट को मिल गया, लेकिन वो IP एड्रेस को याद रखना हर एक जो विज़िटर थे उनके लिए पॉसिबल नहीं था। हर एक विज़िटर मेरे वेबसाइट याद नहीं रख पा रहा था, ठीक है। हालांकि हम वेबसाइट को IP एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। IP एड्रेस के थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे विज़िटर्स या फिर हम जब वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम वो IP एड्रेस याद रख सकें। तो यहाँ पर जब मुझे IP एड्रेस मिला तो मैंने देखा कि मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट के लिए एक नाम खरीदूँगा। IP एड्रेस मिलने के बाद हमारे वेबसाइट को नाम कहाँ से मिलेगा? तो नाम हमको ख़रीदना पड़ता है, जैसे कि हमने सर्वर को परचेज़ किया है, ठीक है। सो नाम खरीदने के लिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि नाम को बेचती हैं, जैसे कि GoDaddy हो गया, गूगल डोमेन हो गया, वो भी नाम बेचता है, चीप डोमेन, ठीक है, ये वेबसाइट हैं। ऐसे ही मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो कि यहाँ पर डोमेन नेम बेचती हैं, जो कि डोमेन नेम सेल करती हैं वेबसाइट्स के लिए, मतलब वेबसाइट के लिए नाम सेल करती हैं। सो एग्जांपल के ले लो, मैंने यहाँ पे GoDaddy से उसका नाम परचेस कर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ नाम मिला है, ठीक है, वेबसाइट का सिर्फ मुझे नाम मिला है। अभी ये नाम जो है मेरे वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है। मैंने नाम तो परचेस कर लिया पर ये अभी कनेक्टेड नहीं है हमारे वेबसाइट से। अब यहाँ पर
नाम हमको मिल गया, आईपी एड्रेस मिल गया। अब ज़रूरत है नाम को एंड आईपी एड्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट कराने के लिए। मतलब कोई मेरे वेबसाइट का नाम डाले तो वो मेरे वेबसाइट तक पहुंच जाए, ठीक है, आईपी एड्रेस उसको ना डालने पड़े। सो यहाँ पर मैंने डोमेन नेम परचेस कर लिया, जिसका नाम एग्जांपल के ले लो, उसका नाम है newversionhacker.com, उस डोमेन का नाम है। अब जब ये नाम मुझे अपने आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है डीएनएस रिकॉर्ड की, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कि डीएनएस रिकॉर्ड में हमको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, तब जाके हमारी वेबसाइट हमारे डोमेन से कनेक्ट हो पाती है, या फिर हमारा आईपी हमारे डोमेन से कनेक्ट हो पाता है, अपने नाम से कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। तो डीएनएस रिकॉर्ड हमको कब मिलता है? जब हम डोमेन परचेस करते हैं एंड जब हमको हमारी वेबसाइट होस्ट करनी होती है। होस्टिंग का मतलब हमको डीएनएस रिकॉर्ड भरना पड़ता है। होस्ट करना मतलब जो डीएनएस रिकॉर्ड हम फिल करते हैं उसी को ही हम होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब हमने नाम परचेस किया, हमको उसके बाद डीएनएस रिकॉर्ड फुलफ़िल करना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हमको अपनी वेबसाइट ऑनलाइन ले जाना है तो यहाँ पर हमको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, कह सकते हो कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हमको फुलफ़िल करने पड़ते हैं। अब वो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो उन रिकॉर्ड्स को ही हम डीएनएस रिकॉर्ड कहते हैं जो हमको फुलफ़िल करने होते हैं, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इतने सारे रिकॉर्ड होते हैं जो कि हमको फुलफ़िल करने पड़ते हैं एक वेबसाइट को अपने नाम से कनेक्ट कराने के लिए। सो ये सारे जो हैं यही हैं डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ए रिकॉर्ड है पहले, ठीक है, सी नेम है, एमएक्स रिकॉर्ड है, एसओए रिकॉर्ड है, एनएस रिकॉर्ड है, एसआरवी रिकॉर्ड है, पीटीआर रिकॉर्ड है एंड टीएक्सटी रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर इतने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब इतनी चीज़ें हमको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, तब जाके हमारी वेबसाइट हमारे डोमेन से कनेक्ट हो पाती। सो डीएनएस रिकॉर्ड का यही काम होता है कि आपके वेबसाइट को उसके नाम से कनेक्ट करा दे, ठीक है। अब वन बाय वन करके हम इन सारे रिकॉर्ड के बारे में समझते हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स और देखते हैं डीएनएस रिकॉर्ड के बारे में। तो डीएनएस रिकॉर्ड एक्चुअल में करता क्या है? डीएनएस रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, मतलब डोमेन नेम से आईपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे आप डोमेन नेम सर्च करोगे तो आपको आईपी एड्रेस जो देता है वो डीएनएस ही देता है, मतलब आईपी को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है, एंड डोमेन को आईपी में कन्वर्ट कर दिया। दोनों काम कर रहा है, डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करता है एंड आईपी को डोमेन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड डीएनएस इसकी तीन मेन हायरार्की होती हैं, ठीक है। तीन मेन हायरार्की क्या होती हैं? जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, इसके 3 सर्वर होते हैं डीएनएस के पास, जो कि है पहला रूट सर्वर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन सर्वर, जो कि हमने डीएनएस के बारे में समझा था, ठीक है। एंड उसके बाद है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 मेन हायरार्की है, मतलब ये 3 स्टेप्स हैं। इन स्टेप से हो के हम डीएनएस रिकॉर्ड तक पहुँच पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, जब हम समझ रहे थे कि डीएनएस एक्चुअल में क्या काम करता है, डीएनएस क्या है, ठीक है। सो ये मेन हायरार्की हैं इसकी 3: रूट सर्वर, डोमेन, टॉप लेवल डोमेन सर्वर एंड अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट सर्वर क्या था हमारा? रूट सर्वर यहाँ पे अपने पास वो डिटेल्स रख रहा था डोमेन्स के बारे में, मतलब डोमेन्स के सर्वर के बारे में, .com का सर्वर कहाँ है, edu का सर्वर कहाँ है, ये सारी सर्वर की डिटेल्स, ठीक है। org का मतलब टॉप लेवल जितने भी डोमेन्स हैं उनके सर्वर कहाँ पे है, इसकी डिटेल्स रख रहा था। एंड देन टॉप लेवल डोमेन सर्वर, ये उन डोमेन का सर्वर है, ठीक है, .com, edu ये उनका सर्वर है। एंड उसके बाद आता है अथॉरिटेटिव सर्वर, जो कि फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। इसके पास ही सारी आईपी एड्रेस होती हैं, सारी लिस्ट होती हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को 3 मेन हायरार्की समझ में आई होगी। ये 3 मेन हायरार्की हैं इसकी, ठीक है, जिसके थ्रू हमको मिल पाता है आईपी एड्रेस, ठीक है, जिसके थ्रू हम ट्रांसलेट कर पाते हैं डोमेन को आईपी में एंड आईपी को डोमेन में, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डीएनएस कैसे काम करता है, एंड हमने देखा था कि रिक्वेस्ट जाते वक्त कैसे कैसे स्टेप से जाती है, ठीक है। लेकिन ये 3 मेन हायरार्की थी। वहाँ पर जब रिप्लाई आया था, ठीक है, तो रिप्लाई आते वक्त क्या हुआ था कि वो डायरेक्ट आईएसपी के पास गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीएनएस जो है वो रिप्लाई देने से पहले उस आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट भी करता है, ठीक है। उस आईपी एड्रेस को आईपी टू डोमेन एंड डोमेन टू आईपी ट्रांसलेट करता है, तभी आपको पता चल पाता है वहाँ पे कि रिप्लाई किससे आया है, ठीक है।
तो आईपी से डोमेन में भी कन्वर्ट कर सकता है एंड डोमेन से आईपी में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इसकी 3 मैन हायरार्की एंड ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड, जो कि हमारा मेन चीज़ है। सो किसी भी डोमेन नेम को, किसी भी वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस से कनेक्ट कराने के लिए, या फिर किसी भी आईपी एड्रेस को उसके नाम से कनेक्ट कराने के लिए हमको कुछ रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास, जिसमें से पहला है हमारा ए रिकॉर्ड, ठीक है। ए रिकॉर्ड का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिकॉर्ड, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए ले लो, यहाँ पे ये मेरी ए रिकॉर्ड है, ठीक है। अब ए रिकॉर्ड में पहले देखो टाइप लिखा हुआ है, टाइप में ए रिकॉर्ड होगा, मतलब रिकॉर्ड का टाइप। उसके बाद है यहाँ पे नेम, ठीक है। किसका नेम? डोमेन नेम, जो डोमेन नेम हमने परचेज़ किया था। तो हमने यहाँ पे न्यू वर्जन hacker.com डोमेन परचेज़ किया है, तो हमको वो मिला, तो वहाँ पे वो लिख देंगे हम। उसके बाद हमको जिस आईपी एड्रेस से इस डोमेन को कनेक्ट कराना है, एग्जांपल के ले लो, मैंने जो वेबसाइट बनाई थी, मैंने जो वेबसाइट डेवलप किया था, उसका जो आईपी एड्रेस है वो ये है। तो यहाँ पर मैं ये आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दूँगा 100.96.50.5। अब यहाँ पर यही एग्जांपल देख लो कि ये आईपी एड्रेस आप कितने देर तक याद रख सकते हो। अगर डोमेन नहीं होता तो आप कोई भी आईपी एड्रेस या फिर कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो आते हैं वापस टॉपिक पे। तो यहाँ पर समझ लो कि ये न्यू वर्जन हैकर है, ठीक है। ये मेरा डोमेन नेम है। अब इस डोमेन नेम को मुझे इस आईपी से कनेक्ट कराना है, ठीक है, जो मुझे पब्लिक आईपी मिली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो डोमेन आएगा, ठीक है, जो मैंने परचेज़ किया है, एंड वहाँ पे वो आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस से इस डोमेन को कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे टीटीएल का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लिव, मतलब कितने समय तक ये वैलिडेट रहेगा, ठीक है। ये सेकेंड्स में होता है, 3600 सेकेंड तक है। सो यहाँ पर 3600 तक है ये, ठीक है। तो इसका जो वैलिडिटी है 3600 सेकेंड, मतलब कि 1 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद ये अपडेट होगा एंड देन फिर से ये होगा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 3600 ही हो, वो ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रखा है। तो यहाँ पे टाइप में आएगा रिकॉर्ड का टाइप, जो कि ए है। उसके बाद आएगा यहाँ पे डोमेन नेम जो हमने परचेज़ किया है, एंड इस डोमेन को किस आईपी एड्रेस से कनेक्ट कराना है वो आईपी एड्रेस आएगा यहाँ पे। उसके बाद टीटीएल टाइम टू लिव, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड, जिसको हम कहते हैं ए रिकॉर्ड या फिर एड्रेस रिकॉर्ड। एंड इसी के साथ एक और रिकॉर्ड होता है, यहाँ पर होता है क्वाड ए, मतलब 4 टाइम ए, ठीक है। तो 4 बार ए, क्वाड ए कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखो, जो सिंगल ए है ना, ये यूज़ होता है IPv4 के लिए, मतलब IP वर्जन 4 के लिए, ठीक है। एंड जो 4 टाइम ए है यानी क्वाड ए है, ये यूज़ होता है IP वर्जन 6 के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बट यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वाड ए आ जाएगा। सो अगर आपकी वेबसाइट के पास IPv6 है तो वो यहाँ पे आएगा। सिंगल ए में आएगा IPv4 एंड क्वाड ए में आएगा आपका IPv6। IPv4 IPv6 की कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो जाएगा इजीली। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने के लिए आप लोगों के लिए कि जो एक रिकॉर्ड है IN, ठीक है। IN का मतलब होता है इंटरनेट। अब ये हर एक में कॉमन होगा। IN मतलब आपका इंटरनेट एक्टिव है या नहीं वो बताता है, ये कॉमन है, इंटरनेट बताता है कि इंटरनेट एक्सेसिबल है या नहीं है। तो ये हर एक रिकॉर्ड में कॉमन है, तो मैंने हर जगह लिखा नहीं है, पर आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। तो हर एक रिकॉर्ड में ये चीज़ें कॉमन होगी, INET, ठीक है। सो ये रिमेंबर रखना, ध्यान में रखना। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड है CNAME रिकॉर्ड, जिसका फुल फॉर्म है कैनोनिकल नेम, ठीक है। कैनोनिकल नेम क्या काम है इस रिकॉर्ड का? आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो बहुत कम बार आपने www. लगाया होगा, बहुत कम ऐसा चांस रहा होगा कि आपने वहाँ पे उसके स्टार्टिंग में ये www लगाया होगा। लेकिन आप सिर्फ वेबसाइट का नाम लिख के ही उसको एक्सेस कर पाते हो। एग्जांपल के लिए आप न्यू वर्जन हैकर लिख दोगे तो भी आप उस वेबसाइट तक पहुँच जाओगे, या फिर गूगल लिख दोगे तो भी उस तक पहुँच पाते हो। तो वो कैसे होता है? तो वो इस रिकॉर्ड के वजह से हो पाता है, CNAME रिकॉर्ड के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं www ना लिखूँ, सिर्फ न्यू वर्जन हैकर लिख दूँ, तो यहाँ पर तो भी मैं उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं रियल वेबसाइट की कंप्लीट जो डोमेन है वो लिख दूँगा, एंड उसके साइड में यहाँ पे मैं लिख दूँगा जैसे www के बिना, ठीक है, ताकि कोई www टाइप ना करे तो भी मेरे वेबसाइट तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये DNS रिकॉर्ड का काम होता है। सो इसी से होता है हम लोग बिना www के वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। एंड यही रिकॉर्ड में हम सब डोमेन भी बनाते हैं अपने, मतलब
अपने वेबसाइट के जो सब डोमेन्स है, सब डोमेन्स के बारे में भी मैंने बताया है क्या होता है। तो अपने वेबसाइट का ही एक अलग से हिस्सा, ठीक है, www को हटा के वहाँ पे कोई अलग से हिस्सा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो टाइप में हमने लिख दिया सी नेम, नेम में हमने लिख दिया अपने वेबसाइट का रियल नेम, रियल वेबसाइट। एलियस होस्ट नेम में, मतलब इसको हम सब नेम कहते हैं, उपनाम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ पे सब डोमेन में या फिर सब नेम में यहाँ पे हम जिस तरीके से अपने वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मैं बिना www के एक्सेस करना चाहता तो मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे ही आप कैसे भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे TTL, जो कि मैंने बता दिया पहले भी, टाइम टू लिव, ठीक है, कितने समय तक वैलिड है। अब यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे बनाते हैं यहाँ पे सब डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे मुझे यहाँ पे सब डोमेन बनाना है तो बाकी रिकॉर्ड तो सेम रहेंगे, बट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि किन किन नामों से मुझे एक्सेस किया जा सके। अब एग्जांपल जैसे मैंने दिया था कि मुझे एक ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, तो मैं www के आगे blog.newversionhacker.com लिख दूंगा, ठीक है, ये सब डोमेन हो गया। FTP डॉट, मतलब एक सर्विस मुझे स्टार्ट करनी है ftp.newversionhacker.com से, ठीक है। मतलब FTP जो है ये एक सर्विस है, सभी को पता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट बात किया हुआ है, कंप्लीट वीडियो बनी हुई है FTP के बारे में। सो अगर आपको FTP के नाम से भी एक वेबसाइट बनानी है, FTP को वो सब एज अ सब डोमेन बनाना है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जो लोग फाइल फोल्डर एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं आपके वेबसाइट से, वो कर सकते हैं FTP के वजह से। एंड उसके बाद अगर मुझे शॉप की एक वेबसाइट अपनी बनानी है, शॉपिंग की, तो आप यहाँ पर शॉप लगा दोगे, shop.newversionhacker.com, तो आप यहाँ पे अपने इतनी वेबसाइट बना सकते हो एक ही डोमेन से, ठीक है। एक ही डोमेन से मल्टीपल वेबसाइट्स आप बना सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका सेम सर्वर होगा, सेम IP होगा, बट डिफरेंट सर्विसेज चलेगी, डिफरेंट डोमेन्स चलेंगे। मतलब एक ही IP एड्रेस को आप परचेस करके अलग अलग सर्विसेज चला सकते हो, अलग अलग वेबसाइट चला सकते हो, एक ही सर्वर एक ही IP से, ठीक है। सो ये किस वजह से हो पाता है, ये सारी चीज़ें सी नेम के वजह से हो पाती है। एंड लास्ट में वही है TTL, टाइम टू लिव। एंड जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे IN इंटरनेट वाला रिकॉर्ड कॉमन है हर जगह पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा डोमेन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि डोमेन कैसा होता है। देखो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे डोमेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं अपने, ठीक है। तो पहला है टॉप लेवल डोमेन, एंड यहाँ पे ब्लूश कलर में जो है, जो वेबसाइट का नाम है एक्चुअल में, वो है सेकेंड लेवल डोमेन। एंड यहाँ पे सब डोमेन होता है लास्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर एक और डोमेन होता है हमारा जो कि हिडन होता है, जो कि आपको नहीं दिखता, ठीक है, किसी को भी नहीं दिखता, वो होता है हिडन डॉट, ठीक है। हिडन डॉट ये हर एक वेबसाइट में होता है। एंड ये कौन सा डोमेन होता है, तो ये होता है रूट सर्वर डोमेन या फिर रूट डोमेन, ठीक है। तो ये जो डॉट लगा होता है इसको हम कहते हैं रूट सर्वर डोमेन। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी डोमेन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो टॉप लेवल डोमेन, रूट लेवल डोमेन, ठीक है, डॉट, इसका कोई काम नहीं होता, बस ये रूट सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, रूट लेवल डोमेन, ठीक है। एंड .com जो हो गया टॉप लेवल डोमेन, न्यू वर्जन हैकर हो गया सेकेंड लेवल डोमेन, एंड www हो गया हमारा सब लेवल डोमेन यानी थर्ड लेवल डोमेन, ठीक है। सो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डोमेन्स के बारे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। सो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है वो है MX रिकॉर्ड। अब MX रिकॉर्ड का क्या काम होता है, तो MX रिकॉर्ड जो है यहाँ पे मेल का काम करता है, एंड इसका फुल फॉर्म है मेल एक्सचेंजर, ठीक है। मतलब यहाँ पर किस सर्वर पे मेल आएगा, ठीक है, किस सर्वर से मेल जाएगा, वो मेल सर्वर डिसाइड करता है या फिर मेल रिकॉर्ड में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेल यहाँ पे रिकॉर्ड का टाइप होता है कौन सा है, MX रिकॉर्ड है, मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड है। प्रायोरिटी लिखी होती है कि कितनी प्रायोरिटी है इसकी, अब यहाँ पे अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती है, मतलब जितना कम नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, ठीक है। अगर 5 की जगह 10 होता तो उसकी कम प्रायोरिटी होती, 5 जो है वो उससे छोटा है, मतलब जितना छोटा नंबर उतनी हाई प्रायोरिटी, ठीक है। तो 5, ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अब प्रायोरिटी किस लिए है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अब यहाँ पर आएगा नेम में हमारे डोमेन का नाम, एंड यहाँ पे मेल एक्सचेंज होस्ट नेम, ठीक है, मेल एक्सचेंज होस्ट नेम या फिर मेल सर्वर कौन सा यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब किसी को मेल भेजते हो तो कैसे भेजते हो, वहाँ पर जब आपका मेल जाता है @gmail.com जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपको किसी ऑथोराइज मेल आता है, जैसे आपको SBI से मेल आया
तो वहाँ पे क्या लिखा होता है SBI.com या फिर .in, ठीक है। सेंट्रल बैंक से आया तो centralbank.com या .in, ठीक है। मतलब उनके डोमेन यानी उनके वेबसाइट या फिर उनके बैंक का नाम होता है उनके जीमेल पे, तो वो किस वजह से हो पाता है, इसके वजह से, ठीक है। तो अगर मैं अपने मेल सर्वर पे यहाँ पे ये रिकॉर्ड मैंने फुलफ़िल किया है, हालांकि कंपलसरी होता है, अगर मैंने ये रिकॉर्ड यहाँ पे फुलफ़िल किया है तो मैं अपने जो ऑथराइज मेल है, मतलब ऑथराइज जो मेरा डोमेन है उससे मैं मेल भेज सकता हूँ। मतलब जब मैं आपको मेल भेजूँगा तो उस मेल में लिखा होगा newversionhacker.com, ठीक है। मतलब @gmail.com के जगह यहाँ पे लिखा होगा newversionhacker.com, ठीक है। सो मेल का यही काम होता है। अभी यहाँ पे इसका ये काम भी होता है कि मेल के लिए कौन सा सर्वर यूज़ लेना है, जैसे मुझे जीमेल का सर्वर यूज़ लेना है, गूगल का सर्वर यूज़ लेना है, तो वो भी डिटेल्स यहीं पे फुलफ़िल होती हैं, ठीक है। एंड कोई अनदर सर्वर यूज़ लेना है तो भी यहाँ पे डिटेल्स, मतलब जीमेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए कौन सा सर्वर यूज़ लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल होती हैं। अब हर एक मेल के लिए अलग अलग सर्वर होते हैं, ठीक है। अब लास्ट है यहाँ पे TTL, जो कि मैंने बता रखा है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया IN यानी इंटरनेट कॉमन है, वो याद करते रहना। अब यहाँ पे मेल एक्सचेंजर की प्रायोरिटी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो प्रायोरिटी समझाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे 5 है एंड दूसरा सर्वर है यहाँ पे 20 का, ठीक है। मेल के 2 से 3 जितने सर्वर रख सकते हो उतने हो सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। तो मेनली 2 रखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखो जो 5 है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। 5 जो यहाँ पे है उसका कम नंबर है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होगी। तो जो प्राइमरी है ये 5 है, ठीक है। मतलब पहले मेल इसी पे रिकॉर्ड, मतलब जब भी हम मेल भेजेंगे तो पहले इसी को चूज़ किया जाएगा, रिसीव होगा तो इसी को चूज़ किया जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी ये है, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रायोरिटी है कम है क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो जब पहला सर्वर डाउन हो जाएगा या फिर उसमें कोई इशू आ जाएगा तब सेकेंडरी सर्वर को यूज़ लिया जाएगा जिसकी प्रायोरिटी 20 है। सो आई होप आप सभी को यहाँ पे DNS रिकॉर्ड का MX रिकॉर्ड समझ में आया होगा, MX रिकॉर्ड का क्या काम होता है। सो वॉरियर्स यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट रिकॉर्ड में, जो कि है SOA रिकॉर्ड। SOA रिकॉर्ड जिसका फुल फॉर्म है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, ठीक है। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड क्या काम करता है यहाँ पे समझते हैं। सो एक्चुअल में SOA रिकॉर्ड का जो काम है, यहाँ पर जो एडमिन की इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो डोमेन का एडमिन है, जो वेबसाइट का एडमिन है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब जैसे उसका ईमेल हो गया, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एवरीथिंग, ठीक है, जो कि पर्सनल होती है, किसी को दिखती नहीं है। अगर किसी को दिख जाए तो समझ लेना वो डोमेन में कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो SOA रिकॉर्ड में क्या होता है। सो पहले यहाँ पे देखो टाइप में लिखा हुआ है SOA रिकॉर्ड, जो कि टाइप बता रहा है रिकॉर्ड का, एंड जोन नेम, ठीक है। अब जोन नेम मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो यहाँ पे जोन नेम जो है newversionhacker.com लिखा हुआ है। प्राइमरी नेम सर्वर, मतलब प्राइमरी सर्वर कौन सा यूज़ लिया जाएगा। NS के बारे में भी आगे चल के नेम सर्वर क्या होते हैं उसके बारे में भी। यहाँ पे सर्वर पहले कौन सा यूज़ लिया जाएगा उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। एडमिन के परमिशन लगती है यहाँ पे, ठीक है, SOA रिकॉर्ड में। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट मेल में एडमिन की मेल होती है, ठीक है। एडमिन के बारे में इन्फॉर्मेशन, मतलब उस वेबसाइट का जो ऑनर है उसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आप डोमेन में लॉगिन करोगे उसके अंदर लॉगिन करोगे तो ये ईमेल आपको फुलफ़िल करनी है, वहाँ पे देनी है, ठीक है। जब उसके अंदर जब वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे, जब आपको कुछ चेंजेस करने होंगे वेबसाइट पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तब आप इस ईमेल को वहाँ पे लॉगिन करोगे। उसके बाद है TTL, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर SOA रिकॉर्ड का काम क्या था कि एडमिन के इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, अपने पास रखना। सो SOA रिकॉर्ड में इससे थोड़ा और ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं पैरेलली, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने इसको हॉरिजेंटल कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही सारे रिकॉर्ड फिलअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईमेल के बाद आता है सीरियल, ठीक है, सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर क्या है, तो ये वर्जन बताता है जोन फाइल का, ठीक है। जोन फाइल क्या है, तो जोन फाइल वही फाइल है जहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं हमारे सर्वर में, ठीक है। मतलब DNS सर्वर में, जो हमारा DNS सर्वर था, जो कि मैन अथॉरिटेटिव नेम सर्वर था, वहाँ पर ये सारी डिटेल्स जब सेव होती हैं तो वो जोन फाइल के नाम से ही सेव होती हैं, ठीक है।
मतलब वो सारी फाइल्स जोन फाइल्स के नाम से सेव होगी, ठीक है। तो वो जोन फाइल होती है, वो जोन फाइल अपडेट भी होती है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि सीरियल नंबर क्या है जोन फाइल का, ठीक है, मतलब जोन फाइल कब अपडेट हुई थी, सीरियल नंबर। एंड सीरियल नंबर के बाद आता है यहाँ पे रिफ़्रेश 1 आवर का टाइम दिया गया है। लेकिन ये रिफ़्रेश दिया क्यों गया है, किस लिए? तो यहाँ पर जैसे हम प्राइमरी सर्वर अभी यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है। अब जो सेकेंडरी सर्वर है उसको कब चेक करना है इससे अपडेट लेने के लिए, मतलब इसको अपडेट प्राइमरी जो सर्वर है उससे सेकेंडरी सर्वर को कब अपडेट लेना है। यहाँ पर सेकेंडरी सर्वर जो है वो प्राइमरी सर्वर से अपडेट लेते रहता है कि वो सही है या नहीं, प्राइमरी सर्वर उसको मेरी ज़रूरत है या नहीं, उसको सेकेंडरी सर्वर को यूज़ में आना है या नहीं। तो यहाँ पर जो रिफ़्रेश है वो इसी से हो पाता है, ठीक है। तो जो रिफ़्रेश है मतलब जो सेकेंडरी सर्वर है उसको यहाँ पर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में इससे अपडेट लेते रहना है कि वो सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। और अगर ये सर्वर सही नहीं चलेगा तो सेकेंडरी काम करने लगेगा, ठीक है। तो रिफ़्रेश हर 1 घंटे में होता रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे रीट्राई यहाँ पे टाइम दे रखा है 15 मिनट। अब रीट्राई किस लिए यूज़ होता है, तो देखो जैसे कि मैंने कहा कि ये जोन फाइल जो है ये क्या होते हैं, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं सर्वर में, ठीक है, जोन फाइल। एंड जोन फाइल के बारे में भी मैं आगे डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। सो ये जो जोन फाइल है एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी जोन फाइल है वो होती है नेम सर्वर्स के पास, ठीक है। जो यहाँ पे जैसे नेम सर्वर होते हैं, हम आगे रिकॉर्ड में आने वाले हैं हमारे। तो जो नेम सर्वर है वहाँ पे हम एक्चुअल में 2 सर्वर रखते हैं, प्राइमरी सर्वर एंड सेकेंडरी सर्वर, NS1 एंड NS2। तो जो जोन फाइल होती है इन दोनों में से किसी एक सर्वर के पास होती है, ठीक है। तो अगर ये जोन फाइल प्राइमरी सर्वर के पास है एंड यहाँ पे जोन फाइल इन दोनों सर्वर में से किसी ने मांगा, ठीक है। जैसे जोन फाइल जब भी हम एक्सेस करते हैं तो जोन फाइल के बिना हम एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि सारे रिकॉर्ड इसी में होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हमको जोन फाइल ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, क्योंकि जोन फाइल के अंदर सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई भी इन नेम सर्वर से ये जोन फाइल मांगेगा, ठीक है, तो अगर सेकेंडरी सर्वर से मांग रहा है, जैसे प्राइमरी NS1 है, NS2 अगर यहाँ पे होता वो सेकेंडरी सर्वर होता, NS1 है मतलब प्राइमरी है। तो अगर वो जोन फाइल कोई सेकेंडरी सर्वर से मांगता एंड सेकेंडरी सर्वर वो देने में फेल हो जाता, क्यों फेल हो जाता, क्योंकि वो फाइल उसके पास थी ही नहीं। तो सेकेंड टाइम कब ट्राई कर सकता है वो, या फिर सेकेंड टाइम कब मांगा जा सकता है वो सेकेंडरी नेम सर्वर से वो जोन फाइल को, ठीक है। या फिर अगली बार वो जोन फाइल कब एक्सेस किया जा सकता है सेकेंडरी नेम सर्वर से, प्राइमरी सर्वर के पास तो होगा ही, सेकेंडरी सर्वर से कब मांगा जा सकता है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि 15 मिनट बाद मांगा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि 15 मिनट बाद ही आप मांग सकते हो उससे, ठीक है। एक बार फेल हुआ तो 15 मिनट बाद आप उससे मांग सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे एक्सपायरी यहाँ पे टाइम दी गई है 1 वीक। अब ये एक्सपायरी क्या है, तो एग्जांपल के ले लो हमारा प्राइमरी सर्वर ख़राब है, ठीक है, एंड सेकेंडरी सर्वर हमको एक्सेस करना है, ठीक है, सेकेंडरी सर्वर की ज़रूरत पड़ रही है। तो कितने टाइम तक वो जोन फाइल को अपने पास रख सकता है, मतलब ये सारे रिकॉर्ड कब तक वो अपने पास रख सकता है, ठीक है, कौन, सेकेंडरी सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वीक तक रख सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे मिनिमम TTL टाइम टू लीव 1 आवर है। सो मिनिमम TTL मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो रिकॉर्ड्स है कब तक वैलिड रहेंगे, मतलब ये जो रिकॉर्ड हैं कब तक वैलिड रहेंगे, ये 1 आवर, उसके बाद ये रिफ़्रेश होंगे मतलब अपडेट होंगे, ठीक है। सो ये थी सारी चीज़ें SOA रिकॉर्ड की, ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ें समझी, ये तो ज़्यादातर सेकेंडरी सर्वर के लिए थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी सर्वर से रिलेटेड थी कि प्राइमरी सर्वर जब यूज़ में नहीं आ रहा है तो सेकेंडरी सर्वर यहाँ पे कब क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिकॉर्ड है जोन नाम का, तो हम इसके बारे में समझते हैं। सो यहाँ पर ये जो जोन रिकॉर्ड है ये हमको इस चीज़ की अथॉरिटी देता है कि हम अलग अलग डोमेन के अलग अलग मालिक बना सके, अलग अलग एडमिन बना सके। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 3 वेबसाइट बनाया, जैसे कि blog.newversionhacker.com, shop.newversionhacker.com एंड support.newversionhacker.com, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 वेबसाइट बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि इन वेबसाइट के अलग अलग ऑनर हों, मतलब अलग अलग एडमिन हो इनके, ठीक है। तो जैसे कि मेरे जो blog.newversionhacker है इस जगह पे 15 PC हैं
एंड ये वाली जो हमारी शॉप है यहाँ पर 10 पीसी हैं, ठीक है, या फिर 5 पीसी हैं, एंड यहाँ पे 100 पीसी हैं, ठीक है, support.newversionhacker.com में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों को एक साथ करके इसका एक मालिक कर सकता हूँ, मतलब एक ही ऑनर। मतलब मैन वेबसाइट मेरी अलग रहेगी, www.newversionhacker.com अलग रहेगी, उससे अलग मैं ये 3 ऑनर बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर इनमें कम सिस्टम है, जैसे 15 और 5 20 हुए, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के मैं एक अलग से ऑनर बना दूंगा। एग्जांपल के लिए मेरे ब्रदर को बना दूंगा, या फिर कोई अदर कलीग है उसको बना दूंगा ऑनर, वो इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, मतलब वो ही सिर्फ इसको मैनेज कर सकेगा, वो इसका एडमिन होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे 100 सिस्टम है, यहाँ पे support.newversionhacker.com, यहाँ पे मैं इसका अलग एडमिन बना सकता हूँ, मतलब इसका एक अलग ऑनर होगा, अलग जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। सुपर एडमिन कौन है? मैं हूँ, जिसने वेबसाइट परचेस की है, लेकिन ये सब एडमिन है, ठीक है, नॉर्मल एडमिन है, एंड सुपर एडमिन मैं रहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये सारे अलग अलग इसके एडमिन बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलग अलग एडमिन भी हो सकता है। अगर मुझे ये दोनों वेबसाइट को, मतलब ब्लॉग एंड शॉप को, इन दोनों को मुझे यहाँ पे अलग एक साथ नहीं करना है, इन दोनों को एक साथ मैच नहीं करना है, एक साथ कोलैबोरेट नहीं करना है, तो मैं इनके अलग अलग भी ऑनर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन हम कर पाते हैं SOA रिकॉर्ड्स की वजह से, ठीक है। SOA रिकॉर्ड क्या करता है, हम अलग अलग जोन बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये दोनों एक साथ हो गए तो एक जोन बन गया, ठीक है, ये दोनों ये अलग जोन बन गया, ठीक है, इसका अलग ऑनर हो तो अलग जोन बन गया, ये अलग जोन बन गया, ये अलग जोन बन गया, ठीक है। ब्लॉग अलग जोन, शॉप जो है अलग जोन, एंड सपोर्ट अलग जोन। तो यहाँ पे अलग अलग जोन जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जोन हम बना पाते हैं किसके वजह से? SOA रिकॉर्ड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक जोन बना हुआ है newversionhacker.com। वैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा blog.newversionhacker.com, इसका एडमिन कौन होगा, तो उसकी एडमिन की डिटेल्स मैं यहाँ पे फुलफिल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे काम करता है SOA रिकॉर्ड। सो आई होप आप सभी को SOA रिकॉर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए, एक ही वेबसाइट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए, एंड उसके अलग अलग एडमिन बनाने के लिए भी SOA रिकॉर्ड काम आता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को SOA रिकॉर्ड समझ में आया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड में। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड है नेम सर्वर, यानी NS, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप देखो NS नेम सर्वर, वैल्यू देखो, तो यहाँ पर देखो ये वही सर्वर के नाम हैं जो कि अथॉरिटेटिव सर्वर हमने वहाँ पे देखा था, ठीक है। अब अथॉरिटेटिव हो सकता है प्राइमरी सेकेंडरी 2 सर्वर हो, ठीक है। तो कौन से सर्वर पे हमारी डिटेल्स होगी, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देते हैं, एंड यहाँ पे हम सेट करते हैं कि प्राइमरी सर्वर कौन सा होगा। जैसे हर एक वेबसाइट के 2 नेम सर्वर होते हैं, जैसे ये प्राइमरी NS1, ठीक है, नेम सर्वर 1 newversionhacker.com, नेम सर्वर 2 newversionhacker.com। अब 1 2 ही नहीं, यहाँ पे अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कितने भी बना सकते हो, पर कम से कम 2 नेम सर्वर यहाँ पे होते ही हैं। अभी ये नेम सर्वर जैसे अगर प्राइमरी डाउन हो गया तो सेकेंडरी काम आता है, अगर ज़्यादा लोड आ गया तो ये दोनों सर्वर एक साथ काम करते हैं, मतलब आधा ट्रैफिक इसमें चला जाएगा प्राइमरी में, एंड आधा ट्रैफिक जो है वो चला जाएगा सेकेंडरी में, ठीक है। एंड जो जोन फाइल होती है वो प्राइमरी सर्वर के पास होती है हमेशा, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे नेम, तो यहाँ पर हम अपने डोमेन का नाम लिख देते हैं, एंड देन है TTL टाइम टू लीव, कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, ठीक है। सो ये है हमारा नेम सर्वर, ठीक है। अब प्राइमरी सर्वर ये वाला था जो अगर डाउन हो जाता तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स थे ये इसी सेकेंडरी सर्वर के लिए थे। ये सारे रिकॉर्ड जो हमने देखा था, सीरियल नंबर, रिफ्रेश टाइम, रिट्राई, तो ये सेकेंडरी जो हमारा यहाँ पे नेम सर्वर है उसके लिए थे, ठीक है। सो आई होप आप सभी को नेम सर्वर किस लिए यूज़ होता है वो समझ में आया होगा, नेम सर्वर रिकॉर्ड समझ में आया होगा। सो इस रिकॉर्ड में वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो हमारे सर्वर की डिटेल्स रखता है नेम सर्वर, ठीक है। सो ये नेम सर्वर कौन सा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अथॉरिटेटिव जो सर्वर है वही सर्वर का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। तो किस सर्वर के पास हमारी डिटेल्स है वो, ठीक है। हमारा IP एड्रेस भी अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी सर्वर के पास होगी, ठीक है, IP एड्रेस एंड ये सारी डिटेल्स स्टोर होती हैं जोन फाइल में, ठीक है। मतलब
जितने भी रिकॉर्ड हम देख रहे हैं ये सारे रिकॉर्ड एक ही फाइल में जाके सेव हो जाते हैं, जिसको हम जोन फाइल कहते हैं, ठीक है। एंड वो जोन फाइल इन दोनों में से किसी न किसी एक सर्वर के पास रहेगी, ज़्यादातर प्राइमरी सर्वर के पास होती है, ठीक है। एंड इस जोन फाइल में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, एडमिन इन्फो, ठीक है, एडमिन की ईमेल आईडी क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं, देखो, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब डोमेन्स, ठीक है। मतलब ये जो नेम सर्वर हैं इनको भी अथॉरिटेटिव नेम सर्वर ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये वही सर्वर है जो हमने देखा था। तो जो सब डोमेन हम बनाते हैं एंड वो इन्हीं की वजह से बना पाते हैं हम लोग। जोन फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है, जोन फाइल यही लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जोन ट्रांसफ़र का प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा लास्ट में, जब मैं जोन के बारे में बता चुका रहूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आई होप आप सभी को नेम सर्वर के बारे में समझ में आया होगा, NS रिकॉर्ड जिसका मतलब है नेम सर्वर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड में। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड है SRV यानी सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस टाइप में SRV आएगा, यानी SRV का फुल फॉर्म होता है सर्विस, एंड SRV क्या है, ये एक रिकॉर्ड है, टाइप ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर सर्विस प्रोटो नेम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो सर्विस प्रोटो नेम में क्या होता है, तो यहाँ पे देखो sip.tcp_example.com, मतलब जो सर्विस है वो SRV मैनेज करता है, मतलब जितनी भी सर्विसेज हमारे वेबसाइट पे रन करेगी, FTP सर्विस हो गई, HTTP सर्विस हो गई, ठीक है, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे SRV में मैनेज होती हैं। सो यहाँ पर आप लोग सिप देख पा रहे होंगे। सिप का मतलब होता है सेशन इनिशिएट प्रोटोकॉल, मतलब आप लोग जो सेशन बनाते हो, आपका जो सेशन स्टेब्लिश होता है वो इसी वजह से होता है। एंड ये किसके साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, TCP के साथ, ठीक है। तो TCP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, एंड सिप के साथ। सिप का फुल फॉर्म है सेशन इनिशिएट प्रोटोकॉल, मतलब प्रॉपर स्टेब्लिश करने में जो हमारा कनेक्शन है उसमें कोई दिक्कत ना आए, यहाँ पर सिप का काम होगा, ठीक है। तो SRV जो रिकॉर्ड है वो क्या करता है, यहाँ पे सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम में हम लिखेंगे डोमेन, एंड यहाँ पर नेम पे हम लिखते हैं अपने डोमेन का नाम। सो नाम के बाद आता है यहाँ पे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है कि जो होस्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे होस्ट आया TCP, मतलब TCP का एक्सेस, मतलब जैसे यहाँ पे एक होस्ट आया, ठीक है, एंड किसी ने वेबसाइट एक्सेस किया एंड वो प्रोटोकॉल कर रहा है TCP को, ठीक है, मतलब TCP का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, तो उसको कितना प्रायोरिटी देना है, ठीक है, मतलब TCP को कितनी प्रायोरिटी देनी है वो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रायोरिटी के बाद आता है वेट, ठीक है। अब वेट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये एक सर्विस प्रोटोकॉल है, ठीक है, सर्विस प्रोटो है, यहाँ पे TCP जो सर्विस है, ठीक है, इससे जो यूज़र आ रहा है, मतलब TCP प्रोटोकॉल करके यूज़ करके जो यूज़र आ रहा है उसको प्रेफरेंस कितना देना है, ठीक है, वो वेट के अंदर आता है। अब जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी, ठीक है, जितनी कम नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, एंड जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब पोर्ट नंबर, मतलब ये जो सर्विस है ये किस पोर्ट पे चल रही है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे पोर्ट के बाद आता है टारगेट। अब टारगेट में क्या होता है, एक्चुअल में जो सर्विस दे रहा है ना उसी का यहाँ पे जो वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे sip_server_example.com, उसी के वेबसाइट का होस्ट नेम आता है, ठीक है, मतलब अपने वेबसाइट का ही नाम आ जाता है, बट उसके आगे सिप लग जाता है, सर्विस का नाम, ठीक है, एंड उसके सिप सर्वर का नाम, मतलब सिप सर्विस जहाँ पे चल रही है उसके सर्वर का नाम उसके वेबसाइट के साथ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेबसाइट example.com, तो यहाँ पे sip_server_example.com लग गया है, ठीक है। ये ए रिकॉर्ड के जैसे ही होता है। जैसे हम लोग IP से डोमेन को रिजॉल्व करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम लोग डोमेन से हम लोग यहाँ पे डोमेन सर्च करते हैं, हमको IP चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन जिसको IP से डोमेन चाहिए होता है, IP वहाँ पे डालो एंड डोमेन मिल जाए, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड काम करता है ये, ठीक है। ये ए रिकॉर्ड के जैसा होता है। ए रिकॉर्ड क्या करता है, डोमेन से IP देता है, बट यहाँ से हमको IP से डोमेन मिल जाती है, ठीक है। सो इस रिकॉर्ड की वजह से हमको IP से डोमेन मिल जाता है, मतलब वेबसाइट का नाम। अगर आप IP डालो वेबसाइट की, अगर आपके पास है तो यहाँ पर डोमेन मिल जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ IP के साथ काम करने का, मतलब इस रिकॉर्ड के साथ एक और रिकॉर्ड होता है जो काम करता है, जिससे हम इसको फाइंड कर पाते हैं IP से डोमेन को, मतलब वेबसाइट का नाम IP डालोगे तो वेबसाइट का नाम आ जाता है। तो उसके साथ एक और रिकॉर्ड होता है जो कि नेक्स्ट रिकॉर्ड में है, ठीक है, इसके साथ एक और रिकॉर्ड काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड है हमारा पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर क्या है, PTR जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड पॉइंटर, ठीक है।
PTR रिकॉर्ड का काम होता है कि ईमेल्स को वेरीफाई करना। जैसे कि आपके DNS रिकॉर्ड में जितने भी नेम सर्वर हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि उन्हीं से मेल आए, ठीक है, उनसे उनके अलावा किसी से ना मेल जाए ना आए, ठीक है, तो वो इससे वेरीफाई होते हैं। एग्जांपल के लिए कोई स्पैम मेल आ गया तो वो कैसे पता चलता है, तो वो इसी से पता चल जाता है PTR रिकॉर्ड से, ठीक है। तो PTR रिकॉर्ड यहाँ पे अनऑथराइज मेल को पहचानता है, ठीक है, एंड मेल्स कौन सा ऑथराइज है, कौन सा जेन्युइन मेल है उसको पहचानता है, एंड जो जेन्युइन नहीं है उसको स्पैम में डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर PTR रिकॉर्ड यही काम करता है। इसके साथ एक और रिकॉर्ड काम करता है जो कि मैं बताता हूँ। अभी नेक्स्ट आता है यहाँ पे IP एड्रेस इन adder.apa, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि हम अपने IP एड्रेस को उल्टा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने IP एड्रेस को उल्टा लिखते हैं। एग्जांपल के लिए जो हमारा IP एड्रेस है, यहाँ पर देखो हमारा A रिकॉर्ड में IP एड्रेस ये है, लेकिन यहाँ पे हमने IP एड्रेस को उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी हेल्प करता है हमको IP से डोमेन फाइंड करने में, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि डोमेन में जो हम रीड करते हैं वो राइट से लेफ़्ट साइड में रीड करते हैं ना, राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ पर देखो हमारा जो सिस्टम है वो भी IP एड्रेस को राइट टू लेफ़्ट रीड करता है। यहाँ पर पहले कंट्री आएगा, स्टेट आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे ISP आएगा, देन यहाँ पे डिवाइस की ID आएगी, एवरीथिंग, ठीक है। तो हमारे सिस्टम भी ऐसे ही रीड करता है, ठीक है, मतलब हमारे सिस्टम भी इसको उल्टा राइट टू लेफ़्ट रीड करते हैं, ठीक है। तो राइट टू लेफ़्ट रीड करेंगे, एंड राइट टू लेफ़्ट जब रीड करते हैं तब हम IP एड्रेस से डोमेन को फाइंड कर पाते हैं। मतलब ये IP एड्रेस अगर मैं डालूँगा तो newversionhacker.com मुझे पता चल जाएगा कि newversionhacker.com का IP एड्रेस है, ठीक है। तो हम रिवर्स लुकअप के लिए पॉइंटर यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डोमेन को रिवर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स लुकअप के लिए ये PTR रिकॉर्ड यूज़ होता है, एंड कौन सा मेल ऑथराइज है अनऑथराइज है उसको देखने में भी PTR यहाँ पे हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम डोमेन का नाम लिख देते हैं एंड उसके बाद TTL, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने बताया कि ईमेल वेरिफिकेशन भी करता है, ठीक है, PTR रिकॉर्ड, एंड नेटवर्क ट्रबल शूटिंग भी यही करता है। अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत है तो नेटवर्क को ट्रबल शूटिंग PTR रिकॉर्ड से ही किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को PTR रिकॉर्ड का काम समझ में आया होगा, जो कि ईमेल वेरिफिकेशन का काम करता है एंड हमको रिवर्स लुकअप में हेल्प करता है, ठीक है। सो उसके बाद है यहाँ पे TXT रिकॉर्ड। TXT रिकॉर्ड क्या होता है, तो TXT का जो मतलब है वो टेक्स्ट है, ठीक है। मैन इसका काम क्या होता है कि हमारे वेबसाइट पे जो डेटा होता है, मतलब वेबसाइट से रिलेटेड, मेरी वेबसाइट किससे रिलेटेड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हाई दिस इज़ अ न्यू वर्जन हैकर एंड द साइबर सिक्योरिटी चैनल, ठीक है। मतलब जो न्यू वर्जन हैकर है वो साइबर सिक्योरिटी चैनल है, मतलब मैंने अपने वेबसाइट के बारे में लिख रखा है। वैसे ही वेबसाइट किससे रिलेटेड है या फिर कोई भी टेक्स्ट आप वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप में जैसे TXT, ठीक है, जो रिकॉर्ड है TXT है। डोमेन नेम, हमारा डोमेन नेम आएगा यहाँ पे। अभी SPF क्या है वो मैं बताता हूँ। TXT यहाँ पे टेक्स्ट डाटा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने अभी बताया अपने वेबसाइट के बारे में कोई भी टेक्स्ट, एंड यहाँ पे TTL टाइम टू लिव, कितने टाइम तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं SPF के बारे में। SPF क्या होता है, तो SPF का जो फुल फॉर्म है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क है। अब इसका क्या काम है, जब भी हम किसी को यहाँ पे मेल भेजेंगे, ठीक है, तो हमारे MX रिकॉर्ड में हमने जो मेल सर्वर वहाँ पे बताया था उसको कि किस मेल सर्वर से जाएगा, ठीक है। मतलब जो सर्वर हमने वहाँ पे मेंशन किया था MX रिकॉर्ड में, जो सर्वर मेंशन है उसी से ईमेल जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सर्वर से यहाँ पे मेल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे SPF रिकॉर्ड ही यहाँ पे ऑथेंटिसिटी प्रूफ करता है। मतलब ये प्रूफ करता है कि जो मेल जा रहा है वो जेन्युइन है और जो आ रहा है वो भी जेन्युइन है, ठीक है। सो SPF रिकॉर्ड यहाँ पे जो सर्वर जेन्युइन सर्वर है उसी से मेल जाना चाहिए उसको स्पेसिफाई करता है, मतलब उसी को यहाँ पे सेव करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे कोई मेल स्पूफिंग नहीं कर सकता है। मतलब मेरे ईमेल आईडी की डुप्लीकेट ईमेल आईडी बना के कोई भी मेल नहीं भेज सकता है। मेल स्पूफिंग के बारे में हम आगे चल के सीखेंगे जब हमारा प्रैक्टिकल आएगा अटैक, ठीक है। तो मेरा ईमेल यूज़ करके कोई और मेल नहीं भेज सकता है, ये SPF क्लियरिफाई करता है, ठीक है, इसकी श्योरिटी देता है, ठीक है।
तो SPF रिकॉर्ड का जो काम है वो ये चेक करना कि जो मेल है वो जेन्युइन है, ठीक है, एंड जो मेल भेजा जा रहा है वो जेन्युइन ही है, ठीक है, कोई और इससे मेल नहीं भेज सकता। मेल स्पूफिंग को प्रिवेंट करता है, मेल स्पूफिंग से बचाता है हमें, ठीक है। सो आई होप आप सभी को TXT एंड SPF रिकॉर्ड जो कि TXT के अंदर ही आता है ये आपको समझ में आया होगा। एंड अब ये था हमारा लास्ट, ठीक है, TXT रिकॉर्ड ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड था। अब यहाँ पे हम देखते हैं सारे रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि 1 बाय 1 है। जैसे हमने पहले A देखा एंड A के बाद हमने क्वाड A देखा था, दोनों एक ही हैं इसलिए मैंने डबल मेंशन नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद हमने C नेम देखा, ठीक है, जो कि हमको सब डोमेन्स बनाने में हेल्प करता है। MX रिकॉर्ड देखा जो कि मेल सर्वर मेंशन करने में हेल्प करता है या फिर मेल हमको मेल प्रोवाइड करता है, मेल की सर्विस प्रोवाइड करता है MX रिकॉर्ड। उसके बाद हमने देखा SOA रिकॉर्ड, ठीक है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे सेकेंडरी सर्वर से ज़्यादा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने हटा दी है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड यहाँ पर NS रिकॉर्ड जो कि नेम सर्वर बताता है यहाँ पे कौन सा सर्वर का यूज़ लेना है, एवरीथिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे SRV रिकॉर्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद है PTR रिकॉर्ड जो कि मेल सर्वर को पहचानता है या फिर मेल सर्वर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वो जेन्युइन है या फेक है, ठीक है। एंड TXT रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें कि हम नॉर्मली टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंड वहाँ पर SPF रिकॉर्ड देखा है हमने TXT के अंदर जो कि अथॉरिटी देता है कि जो मेल है वो जेन्युइन जाएगा, वही सर्वर से जाएगा एंड मेल स्पूफिंग से हमको प्रिवेंट करेगा। मतलब जो मेल है उससे स्पूफ करने में, मतलब कोई हमारे मेल को चेंज ना कर सके, हमारे मेल को यूज़ करके कोई भेज ना सके मेल, उसकी अथॉरिटी देता है SPF रिकॉर्ड। सो आई होप आप सभी को ये सारे रिकॉर्ड समझ में आए होंगे। अब हम जाते जाते ये समझ लेते हैं कि ये सारे जो रिकॉर्ड हैं ये कहाँ पे सेव होते हैं। मतलब सर्वर में तो सेव होते हैं, ये सारे अथॉरिटेटिव सर्वर में सेव होते हैं, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड। एंड कैसे सेव होते हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं जोन फाइल में। मतलब एक जोन नाम की फ़ाइल होती है एंड उसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड सेव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अटैक भी करते हैं, जोन ट्रांसफ़र अटैक। ये सारे रिकॉर्ड हम वेबसाइट के देख भी सकते हैं, कैसे देखेंगे वो मैं भी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने ब्राउज़र में एंड यहाँ पर अब हमको चेक करना है कि जो हमने DNS रिकॉर्ड देखा है उनको हम देख कैसे सकते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर सिंपली मैं टाइप करूँगा DNS एंड यहाँ पे लुकअप, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, DNS लुकअप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर 2-3 वेबसाइट हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करता जाऊँगा माउस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ऊपर में नए नए टैब में अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं वो खुलती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को ओपन कर लिया है, ठीक है, अलग अलग टैब्स में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं जिस भी वेबसाइट का मुझे ट्राई करना है, मतलब जिस भी वेबसाइट का मुझे रिकॉर्ड देखना है DNS का, तो मैं यहाँ पे वो टाइप कर दूँगा। एग्जांपल के लिए मुझे देखना है ट्राई हैक मी का, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं tryhackme.com, ठीक है। सो ये सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए है, इसका कोई भी मिसयूज़ मत करना आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक लिस्ट SMTP समथिंग कुछ उनका वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को इतना इजीली समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर ऊपर में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A रिकॉर्ड में क्या दिखा रहा है, A रिकॉर्ड में हमको दिखा रहा है यहाँ पे उसकी IP, ठीक है, एंड TTL दिखा रहा है, रिफ्रेश कब करना है उसको, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो A रिकॉर्ड 3 A रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। एंड उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे DNS रिकॉर्ड के बारे में रिजल्ट टेस्ट एंड दैट्स इट, इतना सा ही दिखा रहा है यहाँ। MX लुकअप DNS चेक एवरीथिंग यहाँ पे दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके यहाँ पर चलते हैं हम दूसरे वेबसाइट पे, वहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या डिटेल्स आती हैं। तो मैं सेम चीज़ करूँगा यहाँ पे, उसी डोमेन का नाम पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, डोमेन नेम को, एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आती हैं। तो यहाँ पर देखो A रिकॉर्ड आ रहे हैं 3, ठीक है। अब A रिकॉर्ड में हमने देखा था IPv4 आता है ना, अरे TTL आ रहा है 300, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 टाइम A है जिसमें कि IPv6 है, ठीक है। एंड इन्होंने किसकी सर्विस यूज़ की है वो भी बता रहा है। ये बता रहे हैं कि जो ये सर्विस इन्होंने यूज़ की है यहाँ पे वो है Cloudflare, ठीक है, Cloudflare की सर्विस यूज़ की। एंड जो ये लोग मेल यूज़ कर रहे हैं, C नेम में अभी कुछ दिखा नहीं रहा है, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है या फिर किसी वजह से आया नहीं होगा सिक्योरिटी पर्पज़ से। एंड MX रिकॉर्ड देख सकते हो आप लोग यहाँ पे
यहाँ पे इसको एड्स को क्लोज करता हूँ मैं। MX रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। MX रिकॉर्ड में यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्या कौन सा सर्वर यूज़ लिया है, ठीक है। ये देखो गूगल का सर्वर यूज़ लिया है उन्होंने, ठीक है। MX रिकॉर्ड दिखा रहा है एंड प्रेफरेंस भी देख सकते हो आप लोग 5, 5, 10, 10 जो मैं बता रहा था आप लोगों को। एंड ये MX रिकॉर्ड उनके डोमेन का नाम, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम नेम सर्वर पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेम सर्वर इनके, जैसे मैंने कहा था 2 नेम सर्वर हैं, तो यहाँ पे 2 नेम सर्वर इसके यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। NS, ठीक है, सेम नेम से दिखा रहा है। PTR रिकॉर्ड SRV रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ से होता है, ठीक है। ये दोनों सिक्योरिटी होते हैं, जो रिकॉर्ड ना दिखाए समझ जाना वो सिक्योरिटी पर्पज़ है, ठीक है। उसके बाद है SOA रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखो SOA रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। ईमेल दिखा रहा है क्लाउडफेयर की। एंड यहाँ पे TTL, हर एक का डिटेल आपको डिफरेंस दिखेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो TXT रिकॉर्ड, ठीक है। TXT रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था इसमें कुछ चीज़ें। अब नेक्स्ट वेबसाइट में चलेंगे तो हर वेबसाइट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगी, हर एक रिज़ल्ट डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर डिटेल्स थोड़ा कम आई है ना। ये देखो सेम ही है। एंड ये SPF रिकॉर्ड है, ठीक है, जो मैं बता रहा था। SPF रिकॉर्ड ऐसे दिखता है, TXT रिकॉर्ड के अंदर होता है SPF रिकॉर्ड ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस एंड ये जो चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ये सभी आपके सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, इसका मिसयूज़ कहीं भी मत करना, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अनदर रिज़ल्ट आया है दूसरे वेबसाइट पे जब मैंने स्विच किया, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों ने CNAME का रिकॉर्ड कहीं पे नहीं दिखेगा, ठीक है। लास्ट वाले में देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पेस्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो IPv4, ठीक है, IPv6 इसमें है, ठीक है। इस वेबसाइट में IPv6 है तो यहाँ पे IPv6 देख सकते हो आप लोग। एंड CNAME TXT रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। SPF रिकॉर्ड में यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा कि SPF रिकॉर्ड कैसे दिखता है पिछले वाले में, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम सर्वर दिखा रहा है इसके 2, ठीक है। ये दोनों नेम सर्वर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो किस वेबसाइट में क्या क्या सर्विसेज रन हो रही है एंड उसके डोमेन रिकॉर्ड्स, DNS रिकॉर्ड, ठीक है। सो ये तो ऐसे हम देखते हैं जिन सारी चीज़ों। सो आई होप आप सभी ने ये रिकॉर्ड कैसे देखना है ये सारी चीज़ें आपने देख ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जोन ट्रांसफ़र जो अटैक है वो परफॉर्म करते हैं। जोन ट्रांसफ़र अटैक कैसे होता है? सो यहाँ पर मैं अपने काली पे एंटर हो गया हूँ एंड मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लूँगा, ठीक है। ये टर्मिनल क्या है, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर रखी है लिनक्स ट्यूटोरियल्स में। नहीं देखा है उसको जाके चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले सूडो परमिशन दूँगा, ठीक है। एंड मेरे काली का पासवर्ड डालूँगा जो कि एडमिन पासवर्ड होगा, इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक टूल का नाम लिखेंगे जो कि है DNSNM, ठीक है। DNSNM लिखोगे एंड यहाँ पे tryhackme.com जो कि मैंने पहले प्रैक्टिकल कर रखा था तो उसका सजेशन दिखा रहा है। यहाँ थोड़ा जूम कर दूँ मैं, ठीक है। सो इतना लिख के आप लोग एंटर करोगे तो सारे रिकॉर्ड दिखा देगा। DNSNM जो है ये एक टूल है, ठीक है, जो कि DNS रिकॉर्ड हमको फाइंड करने में हेल्प करता है एंड यही टूल के वजह से हम लोग यहाँ पे वो अटैक परफॉर्म कर पाते हैं जिसको हम कहते हैं जोन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो tryhackme.com किया, अब एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो इसने सारे रिकॉर्ड लाना स्टार्ट कर दिया। अभी जब हम अलग अलग वेबसाइट पे चेक कर रहे थे वो हमको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये A रिकॉर्ड दिखा रहा है ये, ठीक है, ठीक है। एंड ये नेम सर्वर्स दिखा रहा है। यहाँ पे AAA क्वाड A जो था IPv4 वो नहीं दिखेगा आपको, ये नेम सर्वर्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आ गया है ये। अभी MX रिकॉर्ड उसके मेल सर्वर्स, ठीक है, MX रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंग जोन ट्रांसफ़र एंड गेटिंग बाइंड वर्जन, ठीक है। ये बोल रहा है कि पुराना वर्जन है वो भी लेके आते हैं एंड ट्राई करते हैं जोन ट्रांसफ़र अगर हुआ तो यहाँ पर देखो अगर जोन ट्रांसफ़र हो जाता ना तो उसके सारे रिकॉर्ड SRV PTR वो अपने पास आ जाते, जो कि बहुत ही डेंजरस है। अगर आपके रिकॉर्ड की ये सारी चीज़ें आ गई ना, कौन सी सर्विसेज की सपोर्ट पे चल रही हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पे देखो जोन ट्रांसफ़र अटैक जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाया, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ,
ठीक है। सो ये गुड न्यूज़ है क्योंकि ये वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है। तो आप लोग भी टेस्ट कर सकते हो लेकिन परमिशन के साथ, एंड ये आप लोगों के सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इससे गलत मिसयूज़ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखो ब्रूट फोर्सिंग विथ यूज़र शेयर DNS एनम, ठीक है। DNS TXT मतलब ये क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्स कर रहा है इसके जो यूज़र एंड पासवर्ड्स हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे जो दिख रहा है ना आपको, ये सारे सब डोमेन्स हैं किसके, इस वेबसाइट के, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऐसे, एंड यहाँ पर देखो एक डॉट लगा हुआ है जो मैंने कहा था लास्ट में डोमेन बताया था, ये जो लास्ट में डॉट दिख रहा है हमको नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलता है, बट आपको डॉट दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं रूट लेवल डोमेन या फिर रूट सर्वर डोमेन, जो डॉट लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ट्राई hackme.com/c, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहा है, मतलब उसके रेंज में घुसने की कोशिश कर रहा है ये नेटवर्क, ठीक है, सारे नेटवर्क के। सो ऐसे होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड हैं वो DNS रिकॉर्ड, एंड ऐसे काम कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो जोन ट्रांसफ़र अटैक ऐसे होता है, जिस भी वेबसाइट में कमी होगी वहाँ पे जोन ट्रांसफ़र अटैक परफॉर्म हो जाएगा 100%, ठीक है। एंड आप लोगों को इसका मिसयूज़ कहीं पे नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, एंड रिज़ल्ट कंप्लीट होने के बाद हम मिलते हैं। सो वॉरियर्स यहाँ पे आ चुका है हमारा कंप्लीट रिज़ल्ट। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसने रिवर्स लुकअप ट्राई किया था, ठीक है, बट रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि वेबसाइट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंप्लीट रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। ट्राई hackme.com IP ब्लॉक्स, ठीक है। ये इसने ये भी ट्राई की कौन कौन सी IP इसने ब्लॉक कर रखा है, वो भी रिज़ल्ट लाने की कोशिश की इसने, बट यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ से या फिर सिक्योरिटी के वजह से वो रिज़ल्ट नहीं आ पाया। सो ऐसे होते हैं यहाँ पे कंप्लीट जो अटैक्स हम करते हैं, ऐसे देख सकते हैं हम सारे रिकॉर्ड। सो आई होप वॉरियर्स आप सभी को ये सारे प्रैक्टिकल समझ में आए होंगे, एंड ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैकेट पे। ये क्या होता है, तो हमने देखा था यहाँ पे एक सिस्टम था, ठीक है। जब हमारा सिस्टम पैकेट भेजता है तो उस पैकेट के अंदर क्या होता है, ठीक है। जब हमारा सिस्टम किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए पैकेट भेजता है, जनरेट होता है, तो उस पैकेट के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। एंड जब वेबसाइट से रिप्लाई आता है उसमें क्या होता है, उस पैकेट के अंदर क्या होता है, तो नेक्स्ट सेशन में हम वही देखने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।